गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम झूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 एलम श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है भारत में अंग्रेजी शिक्षा व प्रेस का विकास। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक को शुरू किया था। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने शिक्षा के माध्यम पर विवाद, इसके पश्चात शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर कमेटी 1882-83 हंटर कमेटी की प्रमुख सिफारिशें आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए अब हम इस टॉपिक को आगे शुरू करते हैं। तो हंटर की स्तुतियों पर सामान्यतः प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया था। अब है रेले कमीशन 1902। रेले कमीशन 1902। तो इस प्रकार वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंधित मेघालय की योजना की आलोचना की। कर्जन द्वारा शिक्षा में आने वाले परिवर्तनों का उद्देश्य राजनैतिक अधिक शैक्षणिक कम था। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। शिमला में प्रस्तावित प्रयासों की तीखी आलोचना से ही विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार है। में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान नंबर 1 है, विश्वविद्यालयों के उप सदस्यों की संख्या 50 से न्यून तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। इसके अलावा नंबर 2 पे विश्वविद्यालयों को अध्यक्ष तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। 3 नंबर, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो विशेषाधिकार के अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया। सीडी केंट को समय समय पर कॉलेजों के निरीक्षण का अब अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट, कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया था। तो इस प्रकार कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कुछ आलोचकों से कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक
पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए हैं। कर्जन के समय में ही कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी और 1904 के प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायता दी गई। इसी प्रकार भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में ही की गई थी। इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज था। आइए अब देखते हैं 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव। 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव। 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव। तो इस प्रकार 21 फरवरी 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधित सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था। यह 21 फरवरी 1913 को पारित किया गया था। इसमें प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। 2 नंबर, शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों के महत्व पर बल मिला। शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा, प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों से के महत्व को बल मिला। निजी प्रयासों के महत्व को बल मिला। इसी प्रकार 1914 में छिड़े प्रथम महायुद्ध के कारण ये जो प्रस्ताव थे क्रियान्वित नहीं हो पाए थे। तो आइए हम देखते हैं सैंडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। सैंडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। सैंडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। तो 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैंडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालयों की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया था। सैंडलर आयोग ने आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय सदस्य थे। सैंडलर आयोग में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी
और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय सदस्य थे। सैंडर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की और निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तो आइए अब देखते हैं सैंडर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की प्रमुख सिफारिशें। इसमें नंबर 1 है इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो। 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 नंबर 2 सिफारिश इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के इंटरमीडिएट कक्षाओं के संचालन हेतु इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए। तीसरी सिफारिश नंबर 3 कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर इसे बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। इसे बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। चार नंबर सिफारिश स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। नेक्स्ट है प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए।
प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर महाविद्यालय स्थापित हो, साथ ही अंतर महाविद्यालय स्थापित किए जाए। साथ ही अंतर महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। इसी प्रकार महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। इसी प्रकार सैमुअल आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो सैंडलर आयोग के सुझावों पर एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी। सैंडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गया। विश्वविद्यालयों के संचालन का जो जिम्मा है अब प्रांतों का हो गया था। तो आइए हम देखते हैं हार्टोग समिति 1929। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बाद हार्टोग समिति। आइए अब देखते हैं हार्टोग समिति 1929। तो शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग की सिफारिशें थी प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए। हार्टोग समिति की सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए। नंबर 2 है ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूलों तक की शिक्षा दी जाए। ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जाए। इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। इसी प्रकार 3 नंबर है विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाए। विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाए। विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हीं को कुछ शिक्षा मिले जो इसके योग्य हो।
योग्य हो। उन्हीं को शिक्षा मिले जो इसके योग्य हों। इसी प्रकार आडोक समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। आडोक समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। आइए अब हम देखते हैं वर्धा योजना। वर्धा योजना तो गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे गए अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई थी। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। वर्धा योजना की प्रमुख सिफारिशें नंबर 1 है 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। दूसरी सिफारिश शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन पाए। इससे कि विद्यार्थी स्वावलंबी बन पाए। इसी प्रकार छात्रों को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। छात्रों को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। छात्रों को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। परंतु द्वितीय महायुद्ध के कारण इस योजना को लागू नहीं किया जा सका था। नेक्स्ट है सर्जेंट योजना। नेक्स्ट है सर्जेंट योजना। सर्जेंट योजना तो इस प्रकार 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना पेश की, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार से रही। सर्जेंट योजना की सिफारिशें
पहली सिफारिश है देश में प्रारंभिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। देश में प्रारंभिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय देश में प्रारंभिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए हैं। देश में प्रारंभिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। इसके अलावा 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तीसरी सिफारिश 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था हो। इसके अलावा उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 विद्या विषयक और नंबर 2 है प्राविधिक और व्यावसायिक। सर्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। इसी के साथ ही भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया था। सर्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसी के साथ ही भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।